हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 8 का व्यापार साम्राज्य तथा कंपनी सत्ता स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 8 की हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स। तो बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप इतिहासकार हैं। आप यह पता लगाना चाहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद एक दुर्गम आदिवासी इलाके की खेती में क्या बदलाव आए हैं। इन सब जानकारियों को ढूंढने के विभिन्न तरीकों की सूची बनाएं। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मान लीजिए कि आप क्या हैं, एक इतिहासकार हैं, यानी कि आप एक हिस्टोरियन हैं और आपको आज़ादी के बाद आदिवासी लोगों की जो खेती करने के जो तरीके में जो परिवर्तन आया है उसके ऊपर आपको एक उल्लेख बताना है। ठीक है, तो इसका पहला उत्तर क्या होगा, जो हम आदिवासियों का जब रिकॉर्ड करेंगे तो मैं प्रशासनिक रिकॉर्डों को देखूंगी जो आदिवासी क्षेत्रों की कृषि से संबंधित होंगे तथा समय समय पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए कृषि संबंधी सर्वेक्षणों का भी अवलोकन करूंगा या करूंगी। यानी कि वहाँ पे देखा जाए, हम कैसे पता कर सकते हैं उस अवलोकन के द्वारा कि कैसे करके ये लोग खेती करते थे। दूसरा, अधिकारियों द्वारा लिखे गए नोट, जो नोटिंग्स होती है एवं रिपोर्टों कि आदिवासी लोग कौन से क्षेत्र में क्या उगाते थे, उसको डाक में भेजना। अगला क्या होगा, जो विभिन्न विद्वान होंगे द्वारा तैयार किए गए कागजात, जैसे कि भारतीय व यूरोपीय दोनों में ही अलग अलग विद्वानों ने आदिवासियों के ऊपर अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा उसके ऊपर उन्होंने कागजात तैयार किए थे। तो इन सब का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे एक इतिहासकार के रूप में कि कैसे करके स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद जो आदिवासी लोग थे वो अपना काम करते थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, फिर से याद करें, सही और गलत बताना है। इसमें प्रश्न 1 में बोल रहे हैं, पहला क वाला है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। क्या ये सत्य है? तो इसका उत्तर हाँ भाई सही है। जेम्स मिल ने क्या किया था, भारतीय इतिहास को हिंदू, जैसे जो पृथ्वीराज चौहान हो गए वो सब क्या थे, हिंदू राजा थे। मुस्लिम में जैसे मुग़ल हो गए, मुस्लिम राजा थे। ईसाई में जो ब्रिटिशर्स थे वो ईसाई राजा थे। इस तरीके से उन्हें भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा। दूसरा क्या आपका, सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। तो ये गलत है। सरकारी दस्तावेज से हमें जो अफसर लोग क्या सोचते थे केवल यही समझ में आता था, तो ये असत्य है। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है, तो ये सत्य है। जैसे कि हमने देखा था, इसलिए उन्होंने भारत की क्या जनसंख्या है, भारत के कौन से क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, कहाँ पर कैसी वनस्पतियाँ हैं, कहाँ पे कौन से जीव जंतु हैं, उन्होंने इन सब चीज़ों का पता लगाया। भारत की कौन सी जगह पे कैसी मृदा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, आइए विचार करते हैं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास का युग विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया है। सांप्रदायिकता का मतलब है धर्म के आधार पर करना। ठीक है, वह प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीयों की उपलब्धियों के विषय में गलत धारणाएं रखता था। मतलब वो प्राचीन भारत, जो हड़प्पा सभ्यता था, है ना, जो वैदिक सभ्यता था, उनके बारे में वो इतना नहीं जानता था, तो उसकी मत क्या था, गलत था उनको लेकर। ठीक है, वह सभी तरह के विषय एवं प्रगति होने का श्रेय केवल पश्चिमी संस्कृति को ही मानता था। उसको ऐसा लगता था कि भारत में केवल पश्चिमी पढ़ाई से ही भारत आगे बढ़ सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, क्या आप आज की दुनिया में कुछ सर्वेक्षणों को उदाहरण दे सकते हैं। सोचकर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों का यह पता कैसे चलता है कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से क्या हासिल कर सकते हैं। अब देखिए इसका उत्तर क्या है, हाँ, मैं वर्तमान दुनिया में सर्वेक्षणों के बारे में सोच सकता हूँ। हम आधुनिकतम तकनीक से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सरकार स्कूल प्रशासनिक अधिकारियों से रिकॉर्डों या रिपोर्टों को प्राप्त कर सकती है। जैसे सरकार जो है
आप लोग हर साल एग्ज़ाम देते हो तो आप सबके रिपोर्ट्स बनते हैं, जैसे कितने बच्चे कितना अटेंडेंस हो रहा है, ये सारी चीज़ों का क्या बनता है, रिपोर्ट बनता है और ये आगे अधिकारियों के पास जाता है। उनसे वह विद्यार्थियों की संख्या जान सकती है, उनके जीवन के संक्षिप्त विवरण प्राप्त कर सकती है एवं परिवारों के विषय में भी जान सकती है। इतिहासकार विभिन्न स्रोतों से उपयोगी सूचनाएं इकट्ठी करके ठीक रिकॉर्ड्स तैयार कर सकते हैं एवं विभिन्न स्कूलों के छात्रों की उपलब्धियों की तुलना तथा अध्ययन कर सकते हैं। उनकी जनसंख्या स्तर आदि के बारे में भी वो जान सकते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को किस तरह सुरक्षित रखा। उन्होंने सरकारी कागजातों को संभालकर इसलिए रखा क्योंकि वे एक स्थायी रिकॉर्ड रखना चाहते थे। उनकी आदत थी कि उन्हें सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखा सकते थे, है ना। अंग्रेज लोगों का क्या था, वो सरकारी रिकॉर्ड रखते थे। पहले राजा महाराजा के ज़माने में इतना वो सब नहीं होता था, लेकिन अंग्रेज लोगों ने हर कागज़ का बहुत ही संभाल के रखते थे। हमारे देश में जितना भी सिस्टम है कागज़, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें कैसे आई, अंग्रेज़ों के हिसाब से आई, क्योंकि उन्होंने हमें कागज़ बना के रखना सिखाया। इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग है। जो पुराने अखबार थे बच्चों, वो कौन लिखते थे, आम जनता लिखती थी। तो इसीलिए आम जनता जब अपनी राय व्यक्त करेगी, वो सरकार के द्वारा जो लिखी गई पुलिस की राय से क्या होगी, अलग होगी, क्योंकि पुलिस जो थी वो अंग्रेज अधिकारी के हिसाब से लिखते थे, है ना। जो समाचार पत्रों में रिपोर्टें छपती थी वह रिपोर्टों से अधिक सच्ची व एवं ठीक होती थी, क्योंकि पुलिस तो केवल मात्र अंग्रेजी सरकार के हाथों की क्या थी, कठपुतली थी। उसकी रिपोर्ट केवल झूठ का पुलिंदा मात्र ही थी। तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसमें क्या कहते हैं, 5th क्वेश्चन आगे कर दिया है, 3rd एंड 4th क्वेश्चन क्या हो गया आपका, पीछे हो गया है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करके जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने हमारे देश पे शासन किया, कैसे करके उन्होंने हमारे देश के इतिहास को बांटा, कैसे करके उन लोगों ने दस्तावेजों को बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि राजा महाराजाओं के टाइम पे इतने दस्तावेज नहीं हुआ करते थे, बस राजा की मोहर ही काफी होती थी, है ना। क्वेश्चन लेकिन है, जैसे अंग्रेज लोग आए, उन्होंने बहुत सारे अधिकारी बनाए, है ना, कलेक्टर बनाए, अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास अलग अलग को पोस्ट बनाई। पहले काल सिर्फ जमींदार हुआ करता था, तो अंग्रेजों के आने से भारत अलग अलग पोस्ट हो गया। पहले जो आदिवासी लोग खाली जंगलों में रहा करते थे, जंगलों से क्या किया गया, जबरदस्ती हटाया गया और वहाँ पर भी पहला क्या है का पॉइंट, सन 1817 में जेम्स मिल जबरदस्ती नामक एक कलेक्ट की जाने लगी और हर चीज को उन्होंने राजनीतिक कागज में रिकॉर्ड रखा, दस्तावेजों में रिकॉर्ड करके रखा, अध्ययन करते थे ताकि ये सब चीजें कैसे करके आगे चल के काम आ सके, डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे देश आगे बढ़ रही है, ठीक है। और राजनीतिक शास्त्र आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। अब हम उन क्वेश्चंस की तरफ हिस्ट्री ऑफ बढ़ते हैं। इंडिया, ठीक है। तो इसमें उसने 3 कालखंडों में भारत के इतिहास को बांटा। जेम्स मिल ने इस विशाल ग्रंथ को 3 खंडों में, पहला हो गया हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा अंग्रेज में विभाजित किया था। यह काल विभाजन व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया और आगे चल के यही काल विभाजन सब जगह अपनाया गया। और इसी हिसाब से जो ब्रिटिशर्स ने हमारी किताबों को भी डिवाइड किया, कि जो पहले एंशियंट हिस्ट्री को उन्होंने हिंदू काल बोल दिया, मेडिएवल हिस्ट्री मध्यकालीन हिस्ट्री को उन्होंने एक तरफ से मुस्लिम हिस्ट्री बोल दिया, और जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री को उन्होंने क्या बोला कि ये अंग्रेज़ों की इतिहास है, यानी कि ईसाई इतिहास। तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड है, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग की कुछ सामान्य चारित्रिक विशेषताओं पर विचार विमर्श करें, यानी कि जो ब्रिटिश इतिहास की क्या क्या चरित्र थे, क्या क्या क्वालिटी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी। पहले तो ये सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी। सन 1600 में
1600 से लेकर लगभग 1755 तक कंपनी केवल मुख्यतः वाणिज्यिक गतिविधियों में ही व्यस्त रही। वाणिज्यिक मतलब व्यापार करना, बिजनेस करना। पहले कंपनी का मोटिव बस इतना ही था कि इंडिया से मसाले, सूती कपड़े वगैरह खरीदे और उसको अपने देशों में, अलग अलग देशों में जाके बेचे, है ना। 1600 से लेकर 1755 तक। लेकिन वह 1750 के बाद से लेकर 1856 तक भारत के विभिन्न हिस्सों को जीतने या उन्हें अपने पूर्ण प्रभाव में लाने में ही व्यस्त रही। लेकिन कंपनी को धीरे धीरे क्या आने लगा, भारत का जो मतलब इतना सारा धन संपत्ति देखकर, भारत का वैभव देखकर कंपनी को लालच आने लगा और कंपनी ने क्या किया, भारत के अलग अलग हिस्सों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। और धीरे धीरे वो टैक्स वगैरह इकट्ठा करने लगे, राजस्व जिसे कहते हैं, राजस्व माने टैक्स, और इससे उनके खर्चे को चलाने लगे। इस तरह भारत में वे विभिन्न वस्तुएं खरीद कर बेचने लगे, यानी कि भारत से ही टैक्स लेते और उसी से वस्तुओं को खरीदते और उसको बाहर देश में बेचते। और इससे क्या, उनका दोनों तरफ से फ़ायदा हुआ। उनको अपने देशों से सोना चांदी लाना नहीं पड़ा और भारत के ही सोने चांदी से उन्होंने क्या किया, अपना खुद का व्यापार किया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अंग्रेज़ों ने कैसे करके हमारे देश में व्यापार के उद्देश्य से पहले आए थे, लेकिन धीरे धीरे जब उनको भारत की समृद्धि दिखी तो उनके मन में लालच आया और उन्होंने धीरे धीरे करके भारत पे क्या करा, कब्जा कर लिया, षड्यंत्र कर करके। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा।